रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंथन पे। शुक्रिया। रोहित, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार में सियासी उलट-पलट हो रही है। नीतीश कुमार ने फिर से अपना पाला बदल लिया। वो आरजेडी का दामन छोड़ के फिर से भाजपा की एक तरह से कहें तो गोद में ही बैठना और गोद में बैठ गए हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नीतीश कुमार जो हैं वो राजनीति के पक्के खिलाड़ी माने जाते हैं और वो इस समय अपने साथी से नाराज होने की वजह से, उन्होंने जैसा कि अपने बताया कि वो नाराज थे, तो इस वजह से वो भाजपा को छोड़कर और मतलब भाजपा के साथ चले गए, आरजेडी को छोड़कर। लेकिन अगर राजनीति से हटके देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो 2020 के इलेक्शन में बिहार की तीसरी पार्टी बनके उभरी थी, जो कि नीतीश कुमार के लिए एक शर्म का विषय बना हुआ था, क्योंकि वो वही नीतीश कुमार हैं जो कि 2015 में बिहार में कम सीटें आने पर अपने मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद दिए थे। तो उनके लिए इतनी बड़ी शर्म की बात हो गई थी कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि जदयू जो है वो आने वाले इलेक्शन, यानी कि अभी जो हमारा लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उसमें उनको डर था कि कम सीटें आ जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि 2019 में जब हमारा पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जदयू और एनडीए दोनों साथ में चुनाव लड़ी थी, तब एक सीट जो भाजपा को कम आई थी वो जदयू की ही सीट थी, जो कि जदयू ने हारा था। भाजपा को 40 से 39 सीट आई थी। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि लोकसभा चुनाव में जदयू जो है वो पिछड़ते हुए नजर आएगी यदि वो एनडीए के साथ नहीं गई। तो शायद इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार ने इसका फैसला लिया कि वो एनडीए में रहेगी और नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में वो फिर से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। खैर, वो महागठबंधन से तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नीतीश कुमार का ये कहना भी था कि सारा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नीतीश कुमार ने गठबंधन करने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, उन्होंने भाषण, अपनी जो एक प्रेस रिपोर्ट उन्होंने जो मीडिया के सामने जो बयान दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन मैंने किया, मैंने सारा कुछ किया, मैंने सबको जोड़ा, पर अब वहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार नीतीश कुमार पहले भाजपा के साथ 2019 में चुनाव लड़ते हैं, फिर वहाँ पे वो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल की, सत्ता भी उन्होंने कायम किया अपना। फिर से वो 1.5 साल तक भाजपा के साथ रहने के बाद फिर एनडीए को छोड़ के फिर आरजेडी की तरफ, कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे भी एक तर्क दिया था कि नहीं, उनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसके बाद फिर से जब उन्होंने 1 साल पहले इंडी गठबंधन बनाया, वो सृजन करता है उस गठबंधन के, और उसके फिर 1 साल बाद ही वो उस गठबंधन को छोड़ के आरजेडी को छोड़ के फिर से वो एनडीए में आ गए। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो फिर से गठबंधन बनी है, ये गठबंधन लंबे समय तक चल पाएगी? देखिए, एक खबर जो सबसे ज्यादा तेजी से चल रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो इंडिया अलायंस के सबसे बड़े संयोजक के रूप में उभरे। नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस को एकत्र किया में बांध। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने ही सब कुछ किया। नीतीश कुमार तो भारत के जो सबसे बड़े नेताओं में से हैं, अब उनमें से गिने भी नहीं जाते हैं। इंडिया अलायंस में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी अपने आप को मानती है, स्टालिन अपने आप को मानते हैं, फिर उधर उद्धव जो है वो अपने आप को मानते हैं। नीतीश की गिनती तो चौथे पांचवें में होती है। ये कहा जाना कि नीतीश के वजह से ही इंडिया अलायंस था, ये कहीं ना कहीं बाकी सब पार्टियों के साथ जो है वो न्याय नहीं होगा। दूसरी चीज कि यह गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा वो नीतीश कुमार की अपनी स्वयं की इच्छा पे निर्भर करता है कि नीतीश कुमार कितने इच्छुक हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा के अलावा भाजपा, जो कि बिहार में अभी तक स्वयं से कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाई है, बिहार की बुद्धि उनसे सुलझ नहीं पाई है, जबकि बगल के यूपी में भाजपा ने शासन किया, बगल के ही झारखंड में भाजपा शासन कर रही है, बगल के हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा ने शासन शुरू किया है, लेकिन बिहार की बुद्धि आज तक भाजपा से नहीं संभल पाई है। तो भाजपा ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव तक तो नहीं रहेगी, क्योंकि भाजपा को एक उम्मीदवार चाहिए। रोहित, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा ने बिहार की बुद्धि को नहीं सुलझा पाया, पर कहीं ना कहीं हम देखें तो भाजपा भी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि 78 सीटें उनके पास हैं। आरजेडी के बाद अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि अब भाजपा धीरे धीरे बिहार को समझ रही है और बिहार की जनता भाजपा को एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, 2014 से पहले हम गठबंधन की राजनीति के दौर में थे। यूपीए 1, यूपीए 2 जो था उसमें हम लोग गठबंधन पे वोट देते थे।
भाजपा 2014 में जब नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में उतारती है तो भाजपा इस बात को सुनिश्चित कर लेती है कि अब चेहरे पे वोट होगा। बिहार में भाजपा का वोट ज्यादा डलना, ये बिहार भाजपा का कोई वो नहीं है, इसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे की हाथ है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जितना सीट मिल रहा है वो भाजपा को मिल रहा है। बिहार भाजपा को अपना एक चेहरा ढूंढना पड़ेगा। अब हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते ये चेहरे की राजनीति हो रही है। अभी राजद को जो कुछ 2015 में सीट नहीं आई थी या उससे पहले राजद को सीट नहीं आ रहा था क्योंकि वो लालू यादव का खौफ था बिहार की जनता को। अब लालू यादव के खौफ को मिटाने के लिए तेजस्वी का एक चेहरा आया है। तो जब तक भाजपा एक चेहरा नहीं ला पाएगी अपने पास, जो कि नित्यानंद राय हो सकते हैं, भाजपा के रविशंकर प्रसाद हो सकते हैं, भाजपा के अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कोई भी जो भाजपा किसी को भी मार्केट कर सकती है। भाजपा की मार्केटिंग टीम तो हम सबको पता है कितनी प्रबल और कितनी सशक्त है। तो भाजपा को एक चेहरा उतारना पड़ेगा। बिना चेहरे से भाजपा तो बिहार की बुद्धि नहीं सुन। आपको क्या लगता है कौन बन सकता है भाजपा का चेहरा? कई लोग बन सकते हैं। जातीय बिहार में जैसा कि जातीय सर्वेक्षण अभी हाल ही में हुआ है, उस जातीय सर्वेक्षण में कहा गया कि यादवों की संख्या जो है 13% के आसपास, जहां तक मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूं तो है। नित्यानंद राय जो है वो यादव चेहरा है और वो एक बेहतर भाजपा के हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हैं और लोग उन्हें पसंद भी करेंगे। लेकिन भाजपा के को बहुत कुछ अभी करना। अगर हम ये आरक्षण जात पात सब ये सब हट के देखें तो ऐसा कौन है भाजपा के अंदर जो भाजपा को बिहार में उस स्तर पे पहुंचा सकती है जो जैसा उनका प्रभाव अदर स्टेट के अंदर है? भाजपा के लिए काम करना अनिवार्य है। आप किसी भी चेहरे को लेके आइए, आप किसी से भी को भी मुख्यमंत्री बनाइए, उस मुख्यमंत्री का ब्रांड बनाइए। क्योंकि रोहित आपको पता ही है कि बिहार में चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। जैसा कि आपने लालू यादव के बारे में बोला, लालू यादव ने 18 साल 19 साल बिहार में राज किया है। उस समय में बिहार की स्थिति बहुत दयनीय थी और फिलहाल भी अभी भी है। क्योंकि बिहार में अगर विकास की बात करें तो बिहार में विकास कुछ ही जिलों तक सीमित रह गया, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। उसके अलावा बिहार में विकास कुछ नहीं है। अगर बिहार में विकास की बात करें तो अगर हम इधर मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल में विकास का वो उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा कैसा होता है विकास। तो क्या लगता है कि इन सभी से बड़े हटके कोई ऐसा लीडर बिहार में आएगा, मतलब बिहार को मिलेगा? अगर अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें तो ऐसा कोई है जो बिहार को उस स्थिति से उठा के आगे डेवलपमेंट की ओर ले जाए? देखिए, बिहार में अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो जदयू, राजद और भाजपा तीनों राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के नाम पे हम जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उसको हम लोग गिन सकते हैं, या हम लोग प्रशांत किशोर जो कि पार्टी बनाने जा रहे हैं उसको हम गिन सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लास्ट यानी पिछले विधानसभा चुनाव में एक प्रयास के रूप में किया था। और हमारे पास एलजीपी से है चिराग पासवान है जो कि अच्छी सोच रखते हैं। भाजपा पासवान को एक अच्छा चेहरा मानकर चिराग पासवान के साथ आगे बढ़ सकती है। और बिहार को जो है वो किसी की भी बात को लेकिन बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए जो ग्राउंड पर उतरे। और अभी हाल ही में बिहार जो है वो एक पद यात्रा देख रही है जो कि प्रशांत किशोर ने स्टार्ट किया है, जो कि अभी बेगूसराय में है, आगे मिथिलांचल के क्षेत्रों को देखेगी। तो देखेगी अभी लंबा मिथिलांचल में इन कर गया वो। हाँ, बेगूसराय तक आ गया तो मिथिलांचल इन कर गया। मिथिलांचल इन कर गया। तो अभी बहुत लंबा सफर है। प्रशांत किशोर को भी 1.5 साल बाकी है। कितनी तैयारी कर पाते हैं उससे पहले? 1.5 साल तक अभी 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल के बाद क्या वो कर सकते हैं, मतलब विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी भी? प्रशांत किशोर के लिए ये चीज आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कल आरजेडी ने जो स्टांस रखा है महागठबंधन टूटने के बाद वो काफी बुद्धिमत्ता के साथ रखा है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को माननीय कहा है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के उस कदम पे कुछ नहीं कहा जो कि आरजेडी को जनता के बीच दोबारा लाने के लिए एक सहानुभूति का फेस दे सकती है। प्लस आरजेडी जो है वो जनता को यह भी बता सकती है कि उसने जब तक काम किया तब तक काम किया। तो प्रशांत किशोर को आरजेडी एक टक्कर दे सकती है, उसको बहुत बड़ा चोट पहुंचा सकती है। एनडीए जो है वो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में उसको चोट पहुंचा सकती है। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर हैं, वो जानते हैं कि कैसे राजनीति किया जाता है और राजनीति में कौन कौन से दाव पेच आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता का तो अभी पता नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर का चुनाव में बहुत असर होने वाला है। वो एक करारी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने कल
कि गठबंधन बनने के बाद और टूटने के बाद आपने तेजस्वी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि ये भी शुरुआत है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देना, बहुत सारी चीज़ों उन्होंने गिनाया, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार करना। उन्होंने दावा किया कि हमने काम किया है, हमने कार्य किया है। तो क्या एक प्लस पॉइंट ये बन सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, और अगर हम 2019 की बात करें तो आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं थी, जबकि आप चिराग पासवान की पार्टी को देख लो, उनको 6 सीटें 2 लोकसभा चुनाव से मिल रही है। दिख रही है कि 2014 में उन्हें 6 सीटें मिली थी, और फिलहाल जो 2019 में हुआ था उसमें भी 6 सीटें मिली है। क्या ये एक प्लस पॉइंट बन सकता है आरजेडी के लिए कि उन्हें लोकसभा में सीटें मिलेगी और भाजपा की सीटें घटेंगी? देखिए, एक बात तो ये तय है कि जदयू जो है वो अपनी सीट हार रही है। जहाँ पे जदयू सीट हारेगी वहाँ पे कोई किसी ना किसी पार्टी का तो जीत होगा। और चूंकि जदयू के साथ भाजपा गठबंधन में है, तो आरजेडी उन सब सीटों पर जरूर आक्रमण करेगी जहाँ पे जदयू लड़ रही है। और चूंकि तेजस्वी यादव जो है वो जाति की राजनीति के साथ साथ काम की राजनीति पे भी बात कर रहे हैं, तो इसका असर दिखेगा। उन्होंने जो काम किया उसका असर दिखेगा। और भाजपा के लिए जदयू के साथ 40 का 39 फिर से दोबारा कर पाना, अभी जितने आसानी से वो कह रहे हैं उतना आसान होगा नहीं। चलिए, इन तमाम बातों में हम जनता को भी लेते हैं, क्योंकि बिहार की जनता बहुत कुछ देख रही है। हर 1.5 साल में सरकार परिवर्तन हो जाता है, हर 1.5 साल में गठबंधन टूट जाता है, और उसकी जो कहते हैं ना एक मूल्य जनता चुकाती बिहार की, क्योंकि बिहार की जनता पलायन देखती है, बिहार की जनता गरीबी देखती है, बिहार की जनता बेरोजगारी देख रही है। बिहार के जो अभी युवा है वो कहीं ना कहीं अशिक्षित है, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है जिस शिक्षा व्यवस्था की ये लोग दावा ठोकते हैं कि हमने इनको सशक्त किया, शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है वो हमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जमीनी स्तर पे वो नहीं है। इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं शोषित हो रही है इन राजनेताओं से, इन राष्ट्रीय दलों से, इन राजनीतिक दलों से। तो इसका प्रभाव हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कि जो ये सियासी उठापटक हो रही है, फेरबदल हो रही है, ये आना जाना ये सिलसिला लगा रहता है, तो इसमें बिहार की जनता कहाँ है? इन राजनेताओं के लिए बिहार की जनता कहाँ है, किस स्तर पे है, ये क्या समझते हैं जनता को? देखिए, इतना हम कह सकते हैं कि अगर पार्टियां बदलती हैं तो कई लोगों का ये तर्क होता है कि जो पॉलिसीज होती हैं उसको एप्लीकेशन में लाने के लिए, एप्लीकेबल बनाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, सत्ता आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। सत्ता में विचारधारा कौन सी बैठती है उससे काफी फर्क पड़ता है। अगर वो विचारधारा काम करने वाली विचारधारा है, किस क्षेत्र के काम करने वाली विचारधारा है, कौन सी पॉलिसीज लाने वाली विचारधारा है, उन सबसे फर्क पड़ता है। तो सत्ता का जो उठापटक है वो बिहार की जनता को देखने को मिल रहा है, और काफी अधिक देखने को मिल रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये नहीं चाहती है, बिहार की जनता एक स्थिर सरकार चाहती है जो उनके विकास के लिए काम करे। एनडीए ने जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई थी 2020 में, तब इथेनॉल की बिहार में 4 से 5 फैक्ट्रियां लगी थी, और शहनवाज हुसैन उस समय उद्योग मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जब राजद के साथ आई तब फिर उस और काम करना बंद हो गया। इन्वेस्ट इन बिहार कॉन्सेप्ट जो था वो शहनवाज हुसैन ने काफी चलाया था। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ किसी एक राजनीतिक दल का, मैं कुछ काम जानता हूँ जो कि उस समय हुआ था तो इस समय नहीं हो रहा है। तो मैं इधर भी गिना देता हूँ कि मोइनुल हक जो स्टेडियम है वो आरजेडी ने कहा है कि वो समिति बनाकर रीडेवलप करेंगे। अब भाजपा उस पर किस तरह से स्टांस लेती है, किस तरह से स्टैंड करती है उस चीज को लेकर, ये भी देखने वाली बात है। पार्टियां दोनों काम कर रही हैं, लेकिन आधे आधे में काम छूट जा रहा है, जो कि बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। धन्यवाद रोहित, धन्यवाद। आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। मंथन में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फिलहाल लाइक करें और हमें बढ़ावा दें। धन्यवाद।